फिल्म की शुरुआत में हमें प्रेफिडिया नाम की एक ब्लैक हॉट लड़की देखने मिली जो कि गवर्नमेंट के इमिग्रेशन सेंटर्स को देखती जा रही थी और वहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स को रखा जाता था और प्रेडिफिया इन चीजों के खिलाफ थी। और इसी वजह से प्रेडिफिया फ्रेंच 75 नाम के एक ग्रुप से जुड़ी थी जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ जाता था और ये ग्रुप इलीगल इमिग्रेंट्स को आजाद करवाकर शहर में घूमने देता था। और फिर प्रेडिफिया तो इसी दौरान पैक दिखा क्योंकि एक बॉम्बर था और वो भी उन्हीं के ग्रुप से जुड़ा था और वो सभी लोग साथ में फिलहाल 200 लोगों को आजाद करवाने वाले थे। इसी वजह से प्रेडिफिया ने अकंटर से बात की और वो दोनों एक सेंटर में साथ में घुसने वाले थे। तो प्रेफिडिया कहती है कि मैं उनके मेन ऑफिसर को पकड़ लूंगी और तब तक तुम जाकर सबको आजाद कर लेना। और तब पैट के साथ बाकी लोग मान गए। रात होने पर वो सभी लोग आगे बढ़े जिसमें सभी ने अंदर जाकर ऑफिसर्स को पकड़ना शुरू किया और प्रेफिडिया के साथी वहां से सबको आजाद करवा रहे थे। तब प्रेफिडिया ने आकर कैंप के सबसे मेन ऑफिसर को पकड़ लिया जिसका नाम स्टीव था, जिसमें उसे ब्लैक लड़कियां पसंद थी और प्रेफिडिया उसे काफी हॉट लगी। तब प्रेफिडिया ने उसके फ्रेंड 75 ग्रुप के बारे में बताकर वो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ जंग कर रहे ये बताया। तब वहां पर स्टीव चौंका हुआ था और प्रेफिडिया के हॉर फिगर को वो देख रहा था। तब उसका तीसरा पैर भी खड़ा हो चुका था और ये प्रेफिडिया भी समझ गई और प्रेफिडिया वहां से स्टीव को उसी हालत में बाहर लेकर गई। फिर वहां से उन लोगों ने काफी सारे इमिग्रेंट्स को कैंप से निकाल दिया था और तब वहां पर पैट प्रेफिडिया के लिए परेशान था। और फिर प्रेफिडिया ने कैंप में काफी सारे धमाके करवाकर स्टीव के साथ सभी ऑफिसर्स को जेल में कैद कर डाला। तब स्टीव कहता है कि हम लोग बहुत ही जल्दी फिर मिलेंगे। फिर वो दोनों अलग हुए। तब वहां से पैट अपने ग्रुप की तारीफ करते हुए सैनिकों को चिढ़ा रहा था। फिर प्रेफिडिया के साथ वो वहां से निकला और बड़ी जंग के बाद दोनों ग्राम में गिर चुके थे और वो दोनों करीब आने लगे। साथ ही अब वो दोनों अलग अलग सेंटर पर हमला करने का प्लान बना रहे थे जिसमें वो दोनों अब हमेशा करीब आते रहते थे। साथ ही प्रेफिडिया ने गवर्नमेंट के ऑफिस में बॉम्ब फोड़ना शुरू कर दिया था और इसी वजह से वो गवर्नमेंट के खिलाफ काफी तेजी से जा रही थी और अब वो फैन 75 की काफी बड़ी लीडर बन चुके थे जिसमें पैट उसके लिए बॉम्ब्स बनाता था और उससे वो दोनों काफी ज्यादा नाम कमा रहे थे। जिसमें वो लोग एक दिन ऑफिसर को पकड़कर सबको आजाद कर रहे थे। तब स्टीव प्रेफिडिया को देखकर खुद को खुश करने लगा जिसमें प्रेफिडिया के बम पर हाथ मारते हुए उसे पैर दिखा। तब स्टीव समझ गया कि उन दोनों का अफेयर चल रहा होगा और स्टीव को ये चीज पसंद नहीं आई। कुछ दिनों के बाद प्रेफिडिया और पैट दोनों काफी बड़ी गवर्नमेंट के ऑफिस में बॉम्ब लगाने के लिए आए और प्रेफिडिया वॉशरूम में आकर बॉम्ब लगा रही थी लेकिन हमेशा स्टीव उस पर नजर रखता था। इसी वजह से स्टीव ने आकर प्रेफिडिया को पकड़ लिया और तब प्रेफिडिया डरी हुई थी लेकिन उसे पता था कि स्टीव उसे पसंद करता है और प्रेफिडिया ने उसे आजाद करने के बदले में उसे जो चाहिए वो देना ऑफर किया। तब स्टीव ने उसे अगले दिन रात को एक होटल में मिलने के लिए कहा। तब प्रेफिडिया मान गई और प्रेफिडिया ने स्टीव को किस किया और वो वहां से निकल गई जिसमें पैट भी बाहर था लेकिन प्रेफिडिया ने स्टीव के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। अगली रात होने पर प्रेफिडिया होटल में स्टीव के साथ थी और उसने स्टीव की गन लेकर स्टीव के साथ हु इज योर डैडी पुलिस गेम खेला। साथ ही स्टीव को बीडीएसएम से पूरे मजे दिए। 8 महीनों के बाद प्रेफिडिया प्रेग्नेंट थी और अब गवर्नमेंट के खिलाफ वो पहले से ज्यादा तैयार रहती थी लेकिन वह पैट को प्रेफिडिया का प्रेगनेंसी में ऐसी हरकतें करना बिल्कुल पसंद नहीं था और बेचारे पैट को अब अंदाजा भी नहीं था कि वो बच्चा किसका है। और अब फैमिली के बढ़ने पर पैट थोड़ी शांति चाहता था लेकिन वहाँ प्रेफिडिया और भी ज्यादा आगे बढ़ना चाहते थे। तब पैट दुखी था। फिर पैट को याद आया कि वो प्रेफिडिया की दादी से मिला था। तब उसकी दादी ने पैट को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उन्हें प्रेफिडिया के वो लायक नहीं लगता था और प्रेफिडिया गवर्नमेंट के खिलाफ जाने के लिए काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी थी। और बेजिंग में प्रेफिडिया ने एक लड़की को जन्म दिया लेकिन उसके जन्म होते ही प्रेफिडिया की जिंदगी बदल चुकी थी क्योंकि पैट अब उस पर ध्यान नहीं देता था और वो पूरा दिन अपनी बेटी के साथ रहता था। साथ ही उन लोगों ने फैन 75 का काम भी कम कर दिया था। तब वहाँ पर प्रेफिडिया ने एक दिन डिसाइड किया कि वो क्या करेगी। फिर प्रेफिडिया ने पैट को बताया कि वो वैसे नहीं जी सकती। तब पैट कहता है कि हमें हमारी बेटी के लिए शांति से जीना सीखना होगा। तो प्रेफिडिया कहती है कि मैं हमेशा से खुद के लिए जीती हूँ और अंत में अपने काम को पूरा करोगी क्योंकि तुम हमारे लक्ष्य को समझ नहीं पाओगे। और फिर प्रेफिडिया वहां से निकल गई और इसी वजह से पैट काफी ज्यादा मेहनत करके अपनी बेटी को बड़ा कर रहा था। और एक दिन मॉल में स्टीव आकर उससे मिला और उसने पैट से उसके बच्चे के बारे में पूछा। तब पैट कहता है कि मेरी एक बेटी है और उसका नाम चार्लेन है। तब वहाँ पर स्टीव को ये नाम पसंद नहीं आया और वो उससे रेसिस्ट बातें करते हुए वहां से निकल गया और तब पैट को ये चीज अजीब लगी।
2 महीनों के बाद फ्रेंड 75 ग्रुप की काफी सारी लड़कियों ने एक बैंक में चोरी की और वहाँ पर काफी सारे लोगों को पकड़ लिया और वहाँ पर ब्लैक कैट नाम की एक जवान लड़की थी जो कि काफी ज्यादा खूंखार थी और वहाँ पर गार्ड्स के बार बार हिलने पर पेफिडिया ने एक को मार दिया था जो कि उसे नहीं करना चाहिए था और इसी वजह से पेफिडिया उसकी टीम के साथ वहाँ से भाग रही थी। तब उनके पीछे काफी सारे ऑफिसर्स पड़े थे और एक काफी बड़ी चेस सीन के बाद पेफिडिया को ऑफिसर्स ने पकड़ लिया। फिर पेफिडिया से स्टीव आकर मिला और वो कहता है कि गवर्नमेंट काले लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते और तुम्हें तो 40 सालों की सजा मिलने वाली है। तो पेफिडिया कहती है कि स्टीव मैं तुमसे प्यार करती हूँ और प्लीज मुझे बचा लो। तब स्टीव कहता है कि बदले में हमेशा तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, साथ ही तुम्हें अपने साथियों को पकड़वाना होगा। दूसरी तरफ पैड उसकी बेटी चार्लिन के साथ था और उन्हीं के ग्रुप से टेक जीनियस मार्क नाम का एक लड़का था जिसने पैड को काफी सारे डिवाइसेस दिए और एक नई आइडेंटिटी कवर करने के लिए दी जिससे वो ऑफिसर से बच सके। और असल में पेफिडिया के चलते अब फ्रेंड 75 के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर जेल में डाला जा रहा था और अब पैड का नया नाम बॉब और उसके बेटे का नाम विला था और विला उसकी माँ को जन्म देकर मारी गई थी, ये भी उनकी नई आइडेंटिटी में था। फिर पैड पेफिडिया के परिवार से मिलकर विला के साथ वहां से निकल गया। तब तक पेफिडिया को एक नया घर दिया गया था और धीरे धीरे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जाकर फ्रेंड 75 के बड़े बड़े क्रांतिकारियों को ब्रूटली मार रहे थे। लेकिन उनके जाते ही फ्रेंड 75 के दूसरे लोग उस ग्रुप को संभालने लगे थे और ये ग्रुप कभी भी पूरा बंद नहीं हुआ था और इसी वजह से स्टीव को भी प्रमोट कर दिया गया था। साथ ही उसे काफी सारे अवार्ड्स मिल रहे थे जिसके चलते स्टीव काफी खुश था। लेकिन पेफिडिया ये न्यूज देखकर खुश नहीं थी और कुछ दिनों के बाद स्टीव उससे मिलने के लिए घर पर आया। तब पेफिडिया ने उसे एक लेटर दिया था और कहा था कि मैं किसी की गुलाम बनकर नहीं रह सकती, जिसमें पेफिडिया वहाँ से निकलकर एक नए देश में नई आइडेंटिटी के साथ जिंदगी जीने के लिए चली गई थी। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय करते हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 10,000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। फिर इस कहानी को 16 साल बीत चुके थे जिसमें विला अब काफी बड़ी हो चुकी थी और वो कराटे की प्रैक्टिस कर रही थी जिसमें उसके सेंसेर कार्लोस के डोजो में वो ये करती थी और कार्लोस एक काफी बेस्ट मैक्सिकन कराटे एक्सपर्ट था। साथ ही पैड अब पूरा दिन विला का ध्यान रखता था और वो माल फूक कर जिंदगी गुजारता था। और पैड आकर विला के टीचर से मिला और उसके टीचर ने बताया कि विला काफी ज्यादा स्मार्ट और तेज है और वो जिंदगी में बहुत आगे जाएगी। तब पैड वहाँ पर इमोशनल हो गया और वो कहता है कि विला की माँ भी उसी की तरह थी जिसमें वो अपने बेटी से काफी ज्यादा प्यार करता था। दूसरी तरफ हमें इमिग्रेशन कैंप्स नजर आए जो कि पहले से काफी बड़े हो चुके थे और उन सभी को अभी भी स्टीव संभालता था जो कि अब एक नाम ऑफिसर से कर्नल स्टीव बन चुका था। फिर वहां पर स्टीव का आकर ऑफिसर्स ने बताया कि उससे बात करने के लिए फार राइट व्हाइट सुप्रीमेसी ग्रुप ने बुलाया है जो कि अमीर व्हाइट लोगों का ग्रुप था। और स्टीव उनसे आकर मिला जिसमें काफी सारे लोग थे और उनका लीडर टोनी था जो कि काफी बड़ा पॉलिटिशियन भी था, जिसमें इस ग्रुप के सभी लोग नॉन व्हाइट लोगों से काफी ज्यादा नफरत करते थे और स्टीव भी हमेशा से उनसे जुड़ना चाहता था। तो टोनी को भी उसका प्रोफाइल पसंद आया था क्योंकि स्टीव ने काफी सारे इमिग्रेंट्स को मार रहा था और सजा भी दिलवाई थी और वो लोग चाहते थे कि स्टीव आगे उनके साथ काम करे। साथ ही कैबिनेट में एक नेता मरा था जिसमें स्टीव को उसकी पोस्ट चाहिए थी। तब वहाँ पर स्टीव को पोस्ट देने के लिए मान गए और टोनी स्टीव का थोड़ा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाना चाहता था कि क्या उसके रिश्ते कभी नॉन व्हाइट लोगों के साथ बने हैं कि नहीं। तब स्टीव कहता है कि नहीं, मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं बना। और तब टोनी कहता है कि हम लोग नहीं चाहते कि आपके मिक्स ब्रीड के बच्चे हो, साथ ही हम लोग सिर्फ व्हाइट लोगों को ही हमारे ग्रुप से जोड़ना चाहते हैं और इसी वजह से हम लोग आपके पूरे बैकग्राउंड को चेक करवाएंगे और उसके बाद आपको पोस्ट मिल जाएगी। तब स्टीव मान गया, लेकिन फिर स्टीव की फटी पड़ी थी क्योंकि उसे पता था कि पेफिडिया के साथ उसका बच्चा था और अगर टोनी को इस बारे में पता चला तो वो उसे ग्रुप में नहीं लेगा। दूसरी तरफ मार्क अभी भी फ्रेंड 75 ग्रुप का रेडियो स्टेशन को छुप कर चला रहा था और तब उसे स्टीव के साथ ऑफिसर्स ने आकर पकड़ लिया और वो लोग उसे वहां से लेकर निकले। तो बच्चों ने ये देख लिया और उन्होंने आकर रेडियो पर मार्क के अरेस्ट होने के बारे में सबको बता दिया जिससे फ्रेंड 75 ग्रुप के जो भी लोग वहां से जुड़े हुए थे उन सभी को बचाया जा सके और उनमें से एक हमारा पैड भी था। तब मार्क से ऑफिसर्स ने उसके साथियों के बारे में पूछना शुरू किया और तब वो पैड के बारे में खास करके जानना चाहते थे क्योंकि ये स्टीव ने कहा था। लेकिन मार्क ने उन्हें झूठे नाम देना शुरू किया। तब ऑफिसर्स ने उसे धमकाया कि वो मार्क की बहन पामेला के परिवार को भी उसके साथ फंसा सकते हैं और तब मार्क ने उन्हें सारी जानकारी दे दी जो कि ऑफिसर्स ने आकर स्टीव को दी। और पैड दूसरे शहर में बॉब नाम से उसकी बेटी विला के साथ छुपा हुआ था, इसी वजह से स्टीव को कैसे भी आकर विला को भी ढूंढना था। फिर स्टीव ने अब उसकी काफी बड़ी टीम को उस शहर में छोड़ने का डिसाइड किया। फिर उसने बताया कि वो पूरा शहर इलीगल इमिग्रेंट से भरा पड़ा है, इसलिए हम उन सभी को पकड़कर हमारे सेंटर में भरने वाले हैं।
दूसरी तरफ हमें विला नजर आई जो कि जंगल में एक घर में रहती थी। तब अंदर पैट ने उसे संभल कर रखा था। फिर पैट ने ऊपर जाते हुए हेलीकॉप्टर को देखा जिसके अंदर स्टीव और पूरे शहर को साफ करने के साथ साथ पैट और विला को भी पकड़ने के लिए आया था। फिर वहाँ पर विला ने आकर पैट को बताया कि वो स्कूल पार्टी के लिए जाने वाली है और तब पैट इसे कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ के बारे में तुम्हें सब बताया है, साथ ही मैंने तुम्हें फैन 75 की पूरी जानकारी दी है जिसके कोड तुम्हें हमेशा याद रखने होंगे। तब विला कही कि डैड मुझे वो सभी कोड हमेशा से याद है। तब पैट ने देखा कि वहाँ पर उसके दोस्त भी आए थे। तब पैट ने उन सभी को धमकाया और कहा कि अगर मेरी बेटी के साथ कुछ भी उल्टा सीधा किया तो मैं तुम्हारी माँ के साथ भी वही करूँगा। फिर वहाँ से डैड स्कूल के लिए बच्चों के साथ पार्टी के लिए निकल गई। फिर विला स्कूल की पार्टी में थी। तब वहाँ पर मार्सी नाम की एक औरत आकर उससे मिली और उसने कोड बोला और वो कोड विला को पैट ने बताया था जो कि उनके ग्रुप का था और वो उनका सेफ कोड था जिससे वो मार्सी पर भरोसा कर सके। तब मार्सी ने बताया कि तुम्हारे ऊपर काफी बड़ा खतरा आने वाला है, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए मुझे भेजा गया है और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और मैं तुम्हारे मॉम डैड के साथ काफी पहले काम कर चुकी हूँ। तब विला मान गई। तब तक पैट अपने घर पर था और उसे वहाँ पर फोन आया जो कि फ्रेंड 75 से था और उन्होंने बताया कि ऑफिसर्स को उनके बारे में कुछ पता चल चुका है जो कि कुछ ही देर में उसके घर पर आने वाले हैं और अब उन्हें पैट से सिक्योरिटी कोड चाहिए था। तो पैट कहता है कि मैं वो कोड को भूल चुका हूँ क्योंकि मुझे वो सालों पहले बताया गया था। और तब सामने वालों ने कहा कि विला को हम हमारे सेफ हाउस लेकर जा रहे हैं और अगर तुम्हें वहाँ पर जाना है तो तुम्हें कोड बताना होगा। तब पैट परेशान हुआ क्योंकि उसे कोड याद नहीं था और तब वहाँ पर सामने से बताया गया कि मार्क को पकड़ लिया गया है और उसने ही पेट का नाम बताया है। तब पैट इस चीज से भड़क गया और अभी भी उसे कोड याद नहीं आ रहा था। तब सामने वालों ने पैट पर भरोसा करने से मना कर दिया। वहीं पर काफी सारे ऑफिसर्स दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुसे, लेकिन तब तक पैट सुरंग से दूसरी तरफ निकल चुका था और फिर वो बाहर आकर फिर से फैन 75 के कॉल सेंटर में बात कर रहा था। तब वहाँ पर उन्होंने फिर से कोड के बिना कुछ भी बताने से मना कर दिया। तब तक कार्लोस अपने डोजो के अंदर था। वहाँ कार्लोस की पत्नी का फोन आया और उसने कहा कि ऑफिसर सभी इमिग्रेंट्स को ढूंढ रही है तो हमें संभल कर रहना होगा। तब कार्लोस मान गया। वहीं पर वैट आकर कार्लोस से मिला जो कि उसके पुराना दोस्त था और वो दोनों एक दूसरे के बारे में सभी चीजें जानते थे, जिसमें कार्लोस ने उसके डोजो के ऊपर बिल्डिंग में कई 100 इमिग्रेंट्स को छुपाया था। फिर वहाँ पर पैट ने कार्लोस को सभी चीजें बताई, साथ ही उससे हथियार मांगे। दूसरी तरफ ऑफिसर्स ने विला के दोस्तों से बात की। तब उन्हें पता चला कि विला के पास एक फोन था जो कि वो छुपकर यूज करती थी और उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया था, जिसके बारे में पैट को भी नहीं पता था। तब तक मार्सी और विला सेफ हाउस जा रहे थे और मार्सी ने विला से पूछा कि क्या तुम्हें स्टीव और तुम्हारी माँ के बारे में सब चीजें पता है। तो विला कहती है कि स्टीव नाम के ऑफिसर ने मेरी माँ को मारा था, ऐसा डैड ने बताया था। तब मार्सी ने विला को सभी चीजें सच सच बता दी। तब तक स्टीव ने पूरे शहर में आतंक फैला कर रखा था और सभी लोग उसके खिलाफ जा रहे थे। तब तक कार्लोस ने उसके सेंटर में सभी इलीगल इमिग्रेंट्स को छुपाने की तैयारी की और वहां पर वो उन्हें एक रूम के अंदर कैद कर रहा था। तब पैड ने फिर से सेफ हाउस के बारे में फोन लगाकर सेंटर में पूछा और उसे सेफ हाउस की लोकेशन चाहिए थी। तब सामने वाले ने फिर से कोड देने के बिना कुछ भी बताने से मना कर दिया। तब पैड ने उसके बॉस से बात की जो कि मैट था। तब पैड कहता है कि मैट मेरे भाई, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। और तब मैट ने पूछा कि मुझे किस टाइप की लड़कियां पसंद है। तब पैड कहता है कि मैक्सिकन। और तब मैट उसे पहचान गया और मैट ने सेंटर वालों को बताया कि पैट उनका एक काफी बड़ा हीरो था और उसने पैट को एक चर्च का एड्रेस दिया। तब तक बिल्डिंग में ऑफिसर्स घुस रहे थे और तब कार्लोस की टीम सभी इमिग्रेंट्स को छुपा रही थी और कार्लोस ने वहां पर पैट को दंड दी और उसके आदमी के साथ छत से भागने के लिए कहा। तब पैट उन जवान लड़कों के साथ बिल्डिंग से कूद कूद कर आगे बढ़ रहा था, लेकिन फिर वो एक बिल्डिंग से नीचे गिर पड़ा और तब ऑफिसर्स ने उसे वहीं पर पकड़ लिया। तब तक बंद चर्च में मार्सी ने विला को आकर एक रूम में छुपा दिया था, जिसमें वहां पर काफी सारे नन्स उनके मिशन के लिए तैयार होती थी। दूसरी तरफ टोनी उसके घर के अंडरग्राउंड ऑफिस में आया और वहां पर उसके साथियों ने बताया कि हमने स्टीव की पूरी जानकारी निकाली है और हमें पता चला है कि स्टीव का फ्रेंड 75 नाम के ग्रुप की एक ब्लैक लड़की के साथ अफेयर था और शायद वो लड़की प्रेग्नेंट थी, तो शायद स्टीव का बच्चा भी हो सकता है और वो दोनों माँ बेटी ब्लैक थे। तब टोनी कहता है कि ये चीज हमें पहले कैसे नहीं पता चली। तब उसके साथियों ने बताया कि ये चीज काफी कम लोगों को पता थी और स्टीव ने बाद में उस लड़की की मदद से काफी सारे लोगों को मारा था। और तब टोनी कहता है कि फिर तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट किलर को हमें स्टीव और उसकी बेटी को मारने के लिए भेजना होगा। तब बाकी सभी लोग मान गए। दूसरी तरफ हमें विला नजर आई जो कि अब उसकी माँ की तरह बन चुकी थी और वो माँ की नंस और मार्सी के साथ लड़ाई की प्रैक्टिस भी करती थी। और तब मार्सी ने विला को उसकी माँ के बारे में सभी चीजें बताना शुरू किया, जिसमें वो एक काफी ज्यादा स्मार्ट औरत थी।
तब तक ऑफिसर ने पैट से पूछताछ करना शुरू किया और उन्हें पैट के बारे में असल में स्टीव के ना होने के चलते कुछ नहीं पता था। तब पैट वहाँ पर बीमार होने की एक्टिंग करने लगा और तब उसे हॉस्पिटल में बांधकर छोड़ा गया। तब एक नर्स ने पैट को आजाद कर दिया, जिसमें वो असल में कार्लोस के लिए काम करती थी। और पैट वहाँ से भागकर कार्लोस से नीचे मिला और वो दोनों वहाँ से आगे बढ़े। दूसरी तरफ स्टीव को विला के फोन से चर्च की लोकेशन मिल गई थी। तब कुछ ही देर में वो लोग चर्च में पहुंच गए। तब ये चीज मार्सी समझ गई। फिर मार्सी बाहर गई। तब ऑफिसर्स ने काफी सारे नर्स को मार दिया था और मार्सी के साथ कुछ को अरेस्ट भी कर लिया। फिर वहाँ पर विला को स्टीव के पास छोड़ा गया। तब स्टीव आकर विला को देख रहा था और अब वो जानना चाहता था कि क्या विला सच में उसकी बेटी है कि नहीं। और स्टीव ने अपन दोनों का वहाँ पर डीएनए टेस्ट शुरू कर दिया। तब वहाँ पर विला को मार्सी से पता चल गया था कि स्टीव और उसकी माँ का एक बार अफेयर हुआ था और शायद वो उसकी बेटी हो सकती थी। और इसी वजह से विला ने बताया कि तुम मेरे डैड नहीं हो सकते और मेरे डैड असल में पैट ही है। वहीं पर मशीन से उन्हें पता चला कि विला असल में स्टीव की ही बेटी है और अब वो टोनी के ग्रुप से विला के जिंदा होने के चलते नहीं जुड़ सकता था। तब तक पैट और कार्लोस विला को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे थे और कार्लोस ने पैट को चर्च के बाहर छोड़ा और पैट गन लेकर आगे बढ़ा। तब उसने देखा कि स्टीव विला को लेकर वहां से निकल रहा था और पैट ने स्टीव पर हमला कर दिया। तब बाकी ऑफिसर्स पैट की लोकेशन जानकर उस पर गोलियां चला रहे थे और इस चीज का फायदा उठाकर स्टीव वहां से निकल गया। फिर स्टीव वहां से दूर आकर एक जगह पर रैन नाम के उसके एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर दोस्त पे मिला, जिसमें वो विला को ठिकाने बताने आया था। और रैन स्टीव का काम पूरा करने के लिए मान गया और वहां से विला को रैन के साथ छोड़कर स्टीव वहां से निकल गया। तब तक पैट उसी रास्ते पर आ रहा था और उसे वहां पर रैन की कार दिखी, लेकिन वो उसे छोड़कर स्टीव की कार के पीछे गया और स्टीव आगे बढ़ रहा था। तब टोनी के भेजे हुए मार्को नाम के किलर ने स्टीव पर हमला कर दिया और उसकी कार का वहीं पर एक्सीडेंट करवा दिया। फिर मार्को वहां से कार चेक करते निकल गया। दूसरी तरफ रैन ने विला को एक घर के अंदर छोड़ने का डिसाइड किया, जिसके अंदर सभी कॉन्टेक्ट किलर्स विला को मारने वाले थे। तब तक पैट ने रास्ते में मार्को की कार को देख लिया और फिर उसे स्टीव की कार दिखी। तब वो उसके अंदर विला को चेक करने के लिए गया, लेकिन कार के अंदर विला नहीं थी और स्टीव काफी बुरी तरह से घायल होकर मर चुका था। तब पैट ने बाहर आकर विला को ढूंढने का ट्राई किया। तब तक रैन ने आकर डिसाइड किया कि वो विला को मरने नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गलत जगह पर उसे छोड़ा था और वहाँ के लोग लड़कियों का रेप करके उन्हें मारते थे। फिर रैन ने वहाँ पर आकर सबको मारने का ट्राई किया, जिसमें सभी लोग मर चुके थे और उनके साथ रैन भी मर चुका था। तब विला ने उसके पॉकेट से गाड़ी की चाबी ली और वो रैन की कार लेकर वहाँ से निकल गई। फिर विला आगे बढ़ रही थी। तब उसे पीछे से मार्को की कार आते हुए दिखी, जिसमें मार्को विला को मारने के लिए आ रहा था और ये रास्ता काफी बड़ी बड़ी ऊंचाइयों से ऊपर नीचे हो रहा था। तब दोनों कार्स को पैट ने भी देखा और वो भी उनका पीछा करने लगा और इसी बीच विला ने इस रास्ते का फायदा उठाने का डिसाइड किया और उसने कार को एक जगह पर छोड़ दिया। और अचानक से ऊपर आने पर मार्को ने अपनी कार की तेजी के चलते विला की कार को ठोक दिया था। तब वो घायल होकर बाहर आया और विला ने वहीं पर अपनी गन से मार्को को मार दिया। वहीं पर पैट ने आकर मार्को को मारा हुआ देखा और पैट वहां पर छुपकर आगे बढ़ा। तब उसे वहां पर उसकी बेटी विला दिखी और विला ने अपने पिता को देखा। तब वो शांत हो गई और वो आकर अपने पिता से मिली, जिसमें विला अब तक काफी डर चुकी थी। फिर वो दोनों आगे बढ़े और तब पैट ने विला को अब कभी भी अकेले नहीं छोड़ने का वादा किया। दूसरी तरफ हमें स्टीव दिखा, जो कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी बच चुका था। और एक हफ्ते के बाद स्टीव आकर टोनी से मिला और उसने अभी तक अंदाजा नहीं था कि टोनी ने उसे मारने के लिए किलर को भेजा था। और तब टोनी ने उससे प्रेफिडिया के सारे बच्चों के बारे में पूछा और तब स्टीव कहता है कि वो लड़की काफी खतरनाक थी और उसने मेरा रेप किया था क्योंकि उसे मेरे जैसे मर्दाना स्ट्रॉन्ग बच्चे चाहिए थे। तब टोनी ने स्टीव को खुश करने के लिए उसकी बात मान ली और उन्होंने स्टीव को उसकी नई ऑफिस दी। तब स्टीव वहाँ पर काफी खुश था। फिर उसे अकेला छोड़कर वहाँ से सभी लोग निकल गए और तब वहाँ पर एक गैस छोड़ी गई, जिसके चलते स्टीव वहीं पर मर चुका था। फिर वहाँ पर कुछ लोगों ने आकर स्टीव की बॉडी को उठाया और उसे जलाकर पूरी तरह से खत्म कर दिया। दूसरी तरफ पैट ने विला को उसकी माँ के बारे में सभी चीजें बता दी थी। साथ ही एक लेटर भी दिया था जो कि प्रेफिडिया ने उसकी बेटी के लिए कुछ वक्त के बाद छोड़ा था। तब उस लेटर को वहाँ पर विला ने पढ़ा और उसने प्रेफिडिया को कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, जिसमें मैं हमेशा से तुमसे मिलना चाहती थी, क्योंकि मैंने तुम्हें काफी वक्त पहले ही छोड़ दिया था और शायद इसी वजह से मैं तुम्हारे सामने आने से भी डरी हुई थी। और मैं चाहती थी कि तुम जिंदगी में बड़ी होकर आगे बढ़ो। और मैं जब जवान थी तब मैं भी दुनिया बदलना चाहती थी, लेकिन मेरे को एक खास
कार्ड नहीं पाई थी और मैं चाहती थी कि तुम भी मेरे साथ यही करोगी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हें जो पसंद आए वही तुम जिंदगी में करो, और तुम्हारे डैड दुनिया के सबसे अच्छे आदमी है तो उनका साथ कभी भी मत छोड़ना। तब वहाँ पर विला आकर उसके पिता से मिली और अब वो दोनों बाप बेटे साथ में से काफी ज्यादा खुश थे। कुछ दिनों के बाद विला ने पैट को फोन यूज करना सिखाया। फिर विला वहां से आगे बढ़ रही थी जिसमें वो फ्रेंड 75 ग्रुप से जुड़ चुकी थी और वो भी उसके माता पिता की तरह अब दुनिया में शांति लाने के लिए आगे बढ़ी। और इसी के साथ ही बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म हुई।